All right, so tell me if you can see my screen. Oh, I forgot to open the open mode. Okay, स्क्रीन दिखाई दे रही है? Yeah, ma'am. मैम यस लेट क्यों आया भाई? पेडिग्री ट्राई किया था? यस मैम मैम यस मैम और चल मेरी तबीयत खराब है इसलिए लग रहा है माथे पे शिकन जितने इतने ध्यान से देखा तुमने है मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है बस इसलिए, और बाकी सब सेट है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चल ओके, स्किन में मिनट क्या? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, लेट क्यों आई हो? हाँ got it. हाँ भाई लेट क्यों आए हो? गुड इवनिंग तो ठीक है। ओके चल जवाब नहीं है, लेट मत आया करो यार, कुछ स्टार्ट करना होता फिर देर हो जाती है उसमें। गुड इवनिंग पल्लवी, राइट? ऐसे मत किया करो, मुझे न्यूज़ देनी है तुम्हें, तुम्हें हार्ट अटैक आ सकता है। मैं एंड में दूंगी फिर इसकी न्यूज़। बैठो, क्लास लगाओ। मैम अभी दे दो न्यूज़। दे दो आप मैम प्लीज मैम प्लीज मैम मैम दे दो हो यस गया, मैम रिलैक्स रिलैक्स। आज जो हम पढ़ने वाले हैं इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का लास्ट पार्ट, दैट इज म्यूटेशंस, और कुछ पीवाईक्यूज लगाएंगे, मिक्स एंड ब्लेंड। ओके, तो आज हम इनहेरिटेंस और वेरिएशन को खत्म कर देंगे। कभी एक हफ्ते से पढ़ ही रहे हैं ना चैप्टर, और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट इसमें आ गए। हम लोगों ने मेंडल को पूरा पढ़ा है ना, उसके बाद हम लोगों ने डिसऑर्डर्स को पूरा पढ़ा, हमने डिसऑर्डर पे सारे क्वेश्चंस लगाए। उसके बाद हम लोगों ने मॉर्गन का कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके बाद हम फाइनली पेडिग्री को हमने पूरा पढ़ा, उसके क्वेश्चंस लगाए। अब हम जा रहे हैं लास्ट पे, दैट इज म्यूटेशंस, और कुछ पीवाईक्यूज इसके साथ एडजस्ट करेंगे, तो हमारा इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन अच्छे से खत्म हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपका ये अच्छे से खत्म हो जाए तो इसके लिए आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। गुड इवनिंग कामना एंड खुशी, लेट हो तुम, लेट नहीं आना है, राइट? तो आप लोगों को इसके ऊपर, अच्छा, तो इसको आपको अब रिवीजन पे डालना है अपना चैप्टर, और इस चैप्टर को ढीला मत छोड़ना, क्योंकि अगर 24 आवर्स में रिवाइज नहीं करते हो तो चीज़ें भूल जाती हैं। 72 आवर्स का गैप पड़ जाए तो ज़्यादा भूल जाती है, ठीक है? तो 2 दिन का गैप पड़ेगा तो और नाश हो जाएगा उस चीज़ का। गुड इवनिंग। तो हमें क्या करना है अब, इसका हमें रिवीजन करना है, ठीक है? तो आप लोगों को इसके लिए एनसीईआरटी पढ़नी है और क्लास नोट्स रिवाइज करनी है। इसके लिए क्लास नोट्स अच्छे से रिवाइज करना। क्लास के बाद मैं तुमको एक बुकलेट है मेरे पास डिफरेंट, उनमें से कुछ स्निप मुझे बहुत अच्छे मिल गए, तो मैं वो कॉन्टेंट तुमको एज ए पीडीएफ भेज दूंगी जब तुम्हारी फिजिक्स की क्लास, आज फिजिक्स की क्लास है राइट? केमिस्ट्री की क्लास के बाद जब आपको टाइम मिलेगा तो आप उससे एक बार गो थ्रू कर लेना, वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए कि इतनी चीज़ें हमें आती है। डिटेल में हम उससे ज़्यादा अपनी क्लास में कम कर चुके हैं। नहीं काम है, आई एम नॉट दैट वेल, थैंक यू। सो राइट, अब हम लोगों को क्या करना है, इसे पढ़ना है। उसके लिए मुझे तुम्हें एक चीज़ बतानी है, दैट इज टेस्ट का, है ना? तो टेस्ट का, क्योंकि आपको फिजिक्स भी पढ़नी है और केमिस्ट्री भी पढ़नी है, और एक्स्ट्रा क्लासेस फिजिक्स पर्सनली, बेटा कोमल मैं ग्रुप में भेजूंगी, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, अगर ग्रुप में नहीं हो तुम तो। ओके यार माइक बंद कर लो, ओके पलक माइक बंद करो। इशिता, तो आपको क्लास का लिंक कहाँ से मिलता है, ग्रुप में नहीं हो तो? लिंक कहाँ से मिलता है मैं पूछ रही हूँ। मैम वो एक बार आलम सर ने भेजा था तो मैं वहीं से ज्वाइन करती हूँ, और एक बार आपने भेजा था। तो फिर एक काम करना, आज क्लास के बाद एक बार आलम सर से कह देना, ठीक है, कि आपको ग्रुप में ऐड कर ले। ओके, ना Yes, हो तो बताना, वैसे मैम ऐसा कर देंगे, क्यों नहीं करेंगे, है ना, कर देते हैं। तो टेस्ट आपको पता है कि आपको फिजिक्स का भी देना है और केमिस्ट्री का भी देना है ना, और आपको बायो का भी देना है।
राइट। तो बेसिकली रिवीजन क्लासेस इन तीनों की लगनी है। तो इस वजह से जो हमारा मैराथन वाला प्लान था वो अभी दिसंबर में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इन सब की भी रिवीजन क्लासेस लगेगी और अभी सिलेबस भी आगे चलेगा ना इनका। बायो का तो तुम्हारा 12th आज कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री का रहता है, राइट। सो इसलिए आपकी रिवीजन क्लास जो हमने मैराथन का प्लान बनाया था वो अभी फिजिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन हम मैराथन का प्लान जरूर फिजिबल करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ जैन, या फिर हम बोलेंगे स्टार्टिंग ऑफ स्टार्टिंग ऑफ फेब, क्योंकि उस टाइम पे आप लोग ड्रॉप आउट करने के मूड में होंगे कि आपको स्कूल का बोर्ड्स का प्रिपेयर करना है। तब 12th की रिवीजन बहुत मदद करेगी, बोर्ड्स वालों को भी और नीट वालों को तो करती है। तो मैं 12th की रिवीजन का मैराथन तब तक नहीं चला पाऊंगी, ठीक है। तो आपको उसके लिए सॉरी, बट वेट करना पड़ेगा फॉर दैट। अभी जो हम करेंगे आगे कंटिन्यू वो करेंगे, दैट इज कि हम 11th की तरफ जाएंगे, और क्योंकि जिन बच्चों को पता होना चाहिए आपको टॉपिक क्या आने वाले हैं, तो अब हम 11th पे फोकस करने वाले हैं। 11th में हम किस पे फोकस करेंगे? हम फोकस करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी पे, ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी से बहुत पेपर आता है, प्लांट फिजियोलॉजी के सारे चैप्टर इंटरलिंक्ड है और उसको याद करना मुश्किल लगता है, क्योंकि हम याद करने बैठे हैं, हमको समझना है। समझोगे तो प्लांट फिजियोलॉजी इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, आपको बहुत मज़ा आएगा उसको पढ़ने में, क्योंकि मुझे पढ़ाने में भी बहुत मज़ा आता है उसे, इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो प्लांट फिजियोलॉजी के हमारे पास चैप्टर है सबसे पहला ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं हम प्लांट में। दूसरे चैप्टर में हम पढ़ते हैं कुक कैसे करते हैं। वो कुक करने का मतलब फोटोसिंथेसिस को बहुत डिटेल में पढ़ा जाता है, राइट। और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि अगर उन्होंने खाना बना लिया तो खाने को खाएंगे कैसे। तो खाने की प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। और जब खाना खा लिया उसके बाद हम पढ़ते हैं अच्छा बॉडी में उनके हार्मोन्स कैसे काम करते हैं और वो ग्रो कैसे करते हैं। तो लास्ट चैप्टर होता है हार्मोन्स का, राइट। तो हम कैसे पढ़ेंगे? पहले हम हार्मोन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, फिर हम ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो इस ऑर्डर में हम प्लांट फिजियोलॉजी को इसके बाद अब खत्म करेंगे अपनी रेगुलर क्लासेस से। तो कल जो जहाँ से चैप्टर स्टार्ट होगा दैट इज हार्मोन वाला जो चैप्टर है प्लांट में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर, उससे स्टार्ट होगा। तो आपका होमवर्क इतना ही है कि आज जो मैं आपको हेरिडिटी एंड वेरिएशन करा के भेजूंगी उसको रिवाइज कर लेना और उसके क्वेश्चन लगा देना, ठीक है। कल जब मैं स्टार्ट करूंगी हार्मोन्स उसके बाद इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो तुम बिना पढ़े आ सकते हो, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन हेरिडिटी एंड वेरिएशन को रिवाइज करके फ्री करके रखना। योग्यता माइक बंद करो प्लीज, थैंक यू। ऐसे बच्चों को आवाज नहीं सुनती ना, इसलिए, ठीक है। तो हेरिडिटी एंड वेरिएशन को रिवाइज कर लेना। हेरिडिटी एंड वेरिएशन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और इसमें से 5-6 क्वेश्चन आराम से आते हैं नीट में। एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो जरा हिसाब लगा लेना। और दूसरा, इसके क्वेश्चंस इतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, लेकिन कॉन्सेप्ट रिवाइज करते रहना ज़रूरी है। तो हेरिडिटी एंड वेरिएशन को कोई ढीला नहीं छोड़ेगा, राइट। सो ये हमारा सिलेबस रहेगा 11th ग्रेड का। जो बच्चे लेट आए हैं प्लीज़ लेट मत आया करो, ओके। प्रतिभा वेलकम बैक। सो कोई बच्चा लेट मत आया करो, तुम्हारी लॉस है ना, मैंने बोल दिया। अब इसको दूसरे बच्चे से पूछना क्या बोला था, राइट राइट, ओके। सो हाँ, अब जो मुझे ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन देनी थी वो ये कि हमें पता होता है हमें इम्प्रूव करना है ना। तो इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहली चीज़ पता क्या होनी चाहिए? इफ़ आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई सिंगिंग, तो मुझे पहले क्या पता होना चाहिए? बताओ भाई, गाना गाना इम्प्रूव करना है मुझे अपने में, तो मुझे सबसे पहली चीज नॉलेज किस चीज़ की होनी चाहिए? प्रैक्टिस। ये तो स्टेप हो गया इम्प्रूव करने का, कि मैं उसको प्रैक्टिस कर लूँ। मुझे पता क्या होनी चाहिए? अगर मुझे क्या है उसको पता लगाना है। मैम पिच पता होना चाहिए अपनी कितनी है। हाँ, तो बेसिकली मुझे अपने डिफेक्ट पता होना चाहिए कि कमी कहाँ पर है, राइट। और डिफेक्ट में हो सकता है मुझे मेरी पिच पता होनी चाहिए कि मैं किस पिच पे गाती हूँ और किस पे रिक्वायरमेंट है, राइट। और मुझे मेरी वॉइस की क्वालिटी पता होनी चाहिए, भाई मैं कौन से गाने अच्छे गा सकती हूँ, राइट। और कुछ ये सब चीज़ें मुझे अपने बारे में पता, मैं कह सकती हूँ ना ये सब तो मुझसे रिलेटिव है, तो इसे हम सेल्फ एनालिसिस कह सकते हैं कि मुझे पहले सेल्फ एनालाइज करना पड़ेगा कि मेरी कमी क्या है, फिर तो मैं उसको इम्प्रूव कर पाऊंगी। इम्प्रूव करने के लिए फिर मैं स्टेप लूँगी, भैया मैं प्रैक्टिस करूँगी, राइट। और अगर मुझे नहीं आती है समझ तो मैं हेल्प मांगूंगी, हेल्प टू इम्प्रूव, ठीक है। अब तुम्हारे केस में क्या है, तुमको सिंगिंग नहीं करनी है, तुम्हारे केस में तुमको नीट क्रैक करना है, राइट। हमारे पे हर क्लास में डिस्कस करते हैं ना इसे, कि हमारा गोल है नीट 2023। इसके आगे कोई नहीं सोचेगा, इसके आगे इस नीट का पेपर होने के बाद सोचना है, अभी नहीं। तुम्हारा गोल ये है कि मुझे अगर अचीव करना है तो पहले मुझे पता होनी चाहिए ना मुझ में कमियाँ क्या है।
अभी तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा एज है कि दिसंबर में 12th की बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट हो गया, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अभी बहुत से लोग हैं तो जनवरी में क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे, फिर वो अपना सिलेबस कंपाइल करना स्टार्ट करेंगे। तुम्हारे पास बहुत अच्छा पॉइंट है कि तुमने इसी साल ये चीज़ कंप्लीट कर ली है। ठीक है, जो नहीं हुआ है उसको हम आगे देखेंगे, जो हो रहा है पहले उस पर फोकस करते हैं। तो तुम्हारे पास ये है कि तुम्हारा 12th कंप्लीट हो गया है। अब तुमको ये जानना है कि मैं 11th पे ज़्यादा फोकस करूँ या 12th पे, तो उसके लिए पहले 12th कंप्लीट हो गया है ये तो मुझे पता है, 12th की बायो, राइट। तो जो मेरा कंप्लीट हो चुका है वो मुझे पता है, 12th बायो क्लास में एक बार कंप्लीट हुई है। लेकिन क्या तुम्हारी कंप्लीट हुई है? व्हाट अबाउट यू? क्या आप लोगों ने 12th के हर एक बायो का चैप्टर पढ़ लिया है? कुछ बच्चे हैं जिन्होंने लेट ज्वाइन किया, उन्होंने नहीं पढ़ा। कुछ बच्चे जो पिछले बैच से आए उन्होंने इतना पहले पढ़ा था, उनको याद नहीं है कुछ भी, राइट। तो यहाँ हम फंस गए, है ना। तो हमें करना है सेल्फ एनालिसिस। अब सेल्फ एनालिसिस कैसे होगा कि मैं बैठूं और मैं बैठ के सारे चैप्टर देखूं और एनालाइज करूं। अब मुझे लगता है देख के कि यार हेरिडिटी तो अभी इसी हफ्ते कराया है तो मेरा तो प्रिपेयर हो गया होगा, लेकिन मैंने क्वेश्चन तो लगाए नहीं। और क्वेश्चन मैंने सिर्फ हेरिडिटी के लगाए, हेरिडिटी के साथ मैंने किसी और चैप्टर के लगाए नहीं। अब नीट में पेपर कैसे आता है? नीट में ऐसा तो नहीं है ना कि हेरिडिटी का चैप्टर बाद में है तो बाद में उसका क्वेश्चन आएगा। हो सकता है पहले नीट में सबसे पहले हेरिडिटी का क्वेश्चन हो और एकदम से उसके बाद वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पे जंप कर जाए, तो जंप करके मिक्स पेपर आता है ना। तो मुझे अगर सच में एनालाइज करना है कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, तो उसके लिए मैं एक चीज़ कर सकती हूँ कि मैं कोई टेस्ट दूँ और टेस्ट दे के मेरे को समझ में आए कि मेरे हाल क्या है, फिर तो मैं उसे इम्प्रूव करूंगी। फॉर एग्जाम्पल अब 12th ग्रेड में कितने चैप्टर है बायो के, अनीश? 16 अनीश हो तुम? फिर सॉरी मैम। जिससे पूछा उसको बोलने दिया करो बेटा, राइट। 16 चैप्टर है जैसे इसने बताया, बिल्कुल सही। बच गया तू बेटे, बचा लिया इसने, देखो थैंक यू बोलियो इसको बाद में। तो 16 चैप्टर्स है मेरे। अब मुझे पता करना है कि पहले तो मेरे 16 चैप्टर प्रिपेयर हुए हैं या नहीं, और अगर प्रिपेयर हुआ है तो कौन सा वाला जो बिल्कुल एकदम 100% है, ये यार क्वेश्चन आ जाए और मैं सॉल्व कर दूं। कौन सा जो 50-50% है कि कुछ पार्ट के क्वेश्चन होते हैं कुछ के नहीं, और कौन सा ऐसा है जो लेस देन 50% है कि यार इसके क्वेश्चन तो मतलब रब रखा है, कभी निकलते हैं, मोस्टली इसके क्वेश्चन नहीं निकलते हैं। तो ये एनालाइज करने के लिए 16 चैप्टर का मुझे एक टेस्ट देना पड़ेगा, टेस्ट। और उस टेस्ट को हम कहते हैं, ध्यान से सुनना, उस टेस्ट का नाम होता है फुल 12th बायोलॉजी टेस्ट। ये टेस्ट देके मुझे पता चलेगा कि मैं कहाँ लाई करता हूँ। तो ये टेस्ट आपको अपने लिए देना है, अपने आप को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ये ही सोचकर आपका जो अपकमिंग संडे का टेस्ट है, जो अभी संडे को आ रहा है, वो आपका सिलेबस होगा फुल 12th ग्रेड की बायोलॉजी का सिलेबस। अब जो बच्चे हैं जो इसे सोच के थोड़ी देर के लिए शॉक में है, मैं उनके लिए 5 सेकेंड का समय देती हूँ, इन्फॉर्मेशन को ग्रहण कर लो। मैम फुल +2 बायो। डन मैम। अच्छा कर लिया इसने ग्रेस्प है, ठीक है। तो ये किस लिए है? ये किस लिए है? ये सिर्फ सेल्फ एनालिसिस के लिए। तो ऐसा नहीं होगा कि तुम टेस्ट दो और उसके बाद मैं क्लास में एक एक बच्चे को खड़ा करके पूछ रही हूँ, हाँ भाई तेरे नंबर क्यों कम आए या तेरे नंबर क्यों ज़्यादा आए। ये तुम्हें खुद एनालाइज करना है कि तुम कहाँ पर लाई करते हो। देखो फिजिक्स केमिस्ट्री का जो सिलेबस आपको असाइन होगा वो वैसे ही रहेगा, जितना भी आपने पढ़ा, जो भी आपका आएगा। सिर्फ बायोलॉजी में पूरी बायो का टेस्ट होगा 12th ग्रेड की, 12th ग्रेड के जितने चैप्टर हैं। अब अगर आपने कोई चैप्टर खुद से पढ़ रखे हैं, पहले उसको रिवाइज करना। उसके बाद जो चैप्टर आपको इजी लगते हैं उसकी एनसीईआरटी पढ़ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सजेशन दूंगी कि आप लोग, एक और पेज आ गया, इकोलॉजी में क्या करो, इकोलॉजी में आप एनसीईआरटी रीड कर लो। एनसीईआरटी पढ़ ली बहुत है। पहली यूनिट जो होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली, हाँ सृजल, जो पहली यूनिट होती है, क्लास में नहीं होगा यार, टेस्ट तो संडे का टेस्ट संडे में ही होता है। पहली यूनिट जो होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली, आप लोगों ने तकरीबन बहुत बार पढ़ी है, तो वो आप जल्दी रिवाइज कर सकते हो नोट से। हेरिडिटी अभी अभी कराया है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज अभी कराया है, तो वो जल्दी रिवाइज हो जाएगा। जो बाकी यूनिट्स पढ़ी है उसको आपको टाइम लगाना पड़ेगा। तो पहले जब टाइम कम हो ना, तो पहले वो चीज़ कंप्लीट करो जो तुम्हारे हाथ में है, नहीं तो वो भी रह जाते हैं, राइट। हाँ सृजल, जो संडे को टेस्ट होता है ना, वीकली टेस्ट जो होता है आपका, वीकली टेस्ट में आपका बायो का फुल सिलेबस आएगा 12th ग्रेड, 12th बायोलॉजी फुल। और ऑर्डर आपको प्रिपेयर कैसे करना है, फर्स्ट माइक बंद करो पहले तो, प्रिपेयर तो टॉपिक यू नो, राइट।
सो यू नो, पहले उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करो जो तुमको आते हैं, सेकंड उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करो जो तुमने रीसेंट करे हैं, रीसेंट वंस, और लास्ट में उन टॉपिक पे जाना जो तुम भूल चुके हो या तुम्हें जिससे डर लगता है, ठीक है? नहीं तो ये वाले टॉपिक रह जाते हैं वो भूलने वाले के चक्कर में। तो इस ऑर्डर में नहीं, तो इस ऑर्डर में आप लोग करोगे और बायो का टेस्ट होगे और आप अंडरस्टैंड करोगे कि आपको किस चैप्टर में प्रॉब्लम है। फिर आप मुझे मंडे को मिलोगे, राइट? तो आप लोग जब मुझे मंडे को मिलोगे तो मंडे को आप लोग चैट बॉक्स में उस 5 मिनट के लिए अपने चैप्टर का नाम लिखोगे। जब आपने चेस्ट दिया तो आपको थोड़ा आइडिया होगा कि किस चैप्टर में आपको दिक्कत हुई है, उन चैप्टर्स का नाम लिखोगे ताकि मुझे पता चले किस चैप्टर में दिक्कत है। तो जब 12th की रिवीजन स्टार्ट होगी तो आपको वो चैप्टर से ही स्टार्ट करेंगे जिसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो आपको खुद एनालाइज करना है, मैंने एनालाइज नहीं करना, आपने एनालाइज करना है। तो अपने आप को एनालाइज करने के लिए ये पूरा प्रोसेस है, और ये सिर्फ क्षमा एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगी, अभी तो यही होगा, ठीक है? तो आपको सिर्फ टेस्ट की इन्फॉर्मेशन दी होगी, अगर एक्स्ट्रा क्लास का कुछ होगा तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, डोंट वरी। ओके, सो आपको याद रखना ये है कि आपको मंडे को मुझे ये चैप्टर बताने के लिए संडे को टेस्ट देना पड़ेगा। दैट मीन्स व्हाट वी वांट इज, अगर इस क्लास में 89, 90 या 100 स्टूडेंट्स है इस टाइम, सो आपको टेस्ट देना है। टेस्ट इज कंपल्सरी। आपने अभी तक जितने भी टेस्ट दिए, मैंने कभी किसी क्लास में नहीं बोला कि टेस्ट इज कंपल्सरी, ना मैंने कभी बोला किसी को कुछ भी, राइट? सो पहली बार बोल रही हूँ तो कुछ सोच के बोल रही होंगी, करेक्ट? तो ये एकदम से कंपल्सरी है। खुशी माइक बंद प्लीज, कि आपको संडे का टेस्ट देना है ताकि आप इसे समझा पाओ। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। अभी तो बोल रहे हैं। ओके, सो आपको क्या याद रखना है कि संडे को पक्का टेस्ट ज़रूर देना है ताकि आप लोग खुद को एनालाइज कर सको। उसके बाद मंडे को हम डिसाइड करेंगे भाई किस चैप्टर में आपको मदद चाहिए, किस में नहीं। ओके, तो ये थी इन्फॉर्मेशन आपको आपके टेस्ट के रिगार्डिंग, जो आपको संडे को फुल सिलेबस टेस्ट देना है। जिसको भी किसी भी टॉपिक में मदद चाहिए तो आपके पास नंबर है ना, तो मेरे नंबर पे मुझे मैसेज कर देना, राइट? जैसे अभी साहिल, आपको इसमें मदद चाहिए तो लेट मी नो। जहाँ तक है एक्स्ट्रा क्लास का सवाल, तो आपको जब तक ग्रुप में इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तब तक कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं है बायो की, राइट? तो अभी के लिए और कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं है, जब इन्फॉर्मेशन आपको ग्रुप में आएगी ना तब एक्स्ट्रा क्लास आएगी। ओके ओके सृजन, ओके। सो यार बस इतनी सी बात है, डरना मत कि संडे को फुल सिलेबस टेस्ट है। इसको ऐसे लेना कि तुम्हें खुद सीखना है अपने आप से, राइट? क्योंकि मैं ऐसे बताऊंगी ना किसी बच्चे का पेपर ऑब्जर्व करके, क्योंकि किसी चैप्टर को तुम्हें अच्छा से आता है तो उसमें तुम अच्छे नंबर ला रहे हो, किसी में नहीं ला रहे, तो इसलिए हमने पूरा सिलेबस एक साथ डाला है कि तुम देखो तो देखो तुम्हें कौन सा चैप्टर आता है। नहीं आता उस पर वर्क करेंगे फिर, क्योंकि अब हम इस दिसंबर में है तो हम लोग बायोलॉजी अच्छे से ख़त्म कर सकते हैं, राइट? ओके डन। चलो भाई, अब वो हाथ रेस करो जिनको डाउट्स है, कोई भी डाउट है। बहुत सारे चैट आ गए ना बीच में अलग अलग क्वेश्चन के, अब हाथ रेस करो जिसका आंसर नहीं मिला। नो वन, ऑलराइट। सो होमवर्क सबको पता है, कुछ नहीं करना है, इसको आराम से प्रिपेयर, इसको एक बार 15 मिनट के लिए पढ़ के छोड़ना और 15 मिनट्स के लिए कल सुबह क्वेश्चन लगाना, दैट्स इट। हमने तो अच्छा शमा, दूसरी क्लास से जिससे आप आए हो वहाँ पर कॉलेज एक बार भी नहीं कराया है कभी? आर यू श्योर? क्या बोला आपने? ये जो आप दूसरे मैम से पढ़ के आए हो ना बेटा, वहाँ पे एक बार भी कॉलेज ही नहीं कराया? कराया है, हमारी तो अभी चल रही है। कंप्लीट करवा दिया है पूरा बायो का प्लस 2 का सिलेबस। अच्छा ओके, राइट। तो जिसको भी ऐसा है स्पेसिफिक क्लास चाहिए आपको, आपका प्रिपेयर नहीं हुआ है, तो अभी भी आपके पास ऑप्शन है। आप आलम सर को, आलम सर का नंबर है सबके पास? यस मैम। आलम सर को आप Yes, मैसेज ma'am. कर सकते हो, जिस भी बच्चे को रिक्वायरमेंट होती है वो कभी मना नहीं करते, राइट? तो आलम सर को मैसेज कर लो कि आपको ये पर्टिकुलर क्लास चाहिए, अगर रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी वो डेफिनेटली आपको देंगे, ऐसा नहीं देंगे, है ना? तो इसके लिए आपको रीच आउट करना पड़ेगा। ये इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट है ना, किसी क्लास की किसी टॉपिक की। जैसे साहिल ने बोला उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल में दिक्कत है, नहीं समझ में आती,
तो साहिल वो मेरा काम है समझाने का, तो अगर रिकॉर्डेड लेक्चर है मैं तुझे भेज दूंगी, अगर तुझे कोई स्पेसिफिक टॉपिक में डाउट है वो मुझे व्हाट्सअप करेगा, मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगी। तो ये इंडिविजुअल जो रिक्वायरमेंट है लेक्चर की या लेक्चर में किसी टॉपिक की, अभी आपके पास ट्यूसडे है, चलो ट्यूसडे निकाल देते हैं, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, राइट, और संडे मॉर्निंग, चलो तो 4 दिन भी आपके पास है, तो आप कोई भी रिक्वायरमेंट है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हो, राइट। यस वर्षा, यहाँ भी आते हैं, ओके चलो स्टार्ट करो टॉपिक। मैम चाहे जितना मर्जी डर लगे, और ऑब्वियसली बात है, मैं तुम्हें ट्यूसडे को बोल रही हूँ, मंडे को तुम्हारा फुल सिलेबस टेस्ट है, किसी भी इंसान को डर तो लग ही जाएगा थोड़ी देर के लिए, चाहे जितना मर्जी भी डर लगे, लेकिन टेस्ट ज़रूर देना। अदरवाइज मंडे को जब मैं तुमसे पूछूंगी ना चैप्टर कौन से में दिक्कत है, तुम कभी नहीं बता पाओगे, और वो तुम फिर तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, पूरी क्लास उस चीज़ का फ़ायदा उठाएगी, सिर्फ तुम्हारे, अपना नुकसान मत कराना। टेस्ट दे देना, चाहे उस टेस्ट में तुम नेगेटिव मार्क्स ले आना, मैं एक भी बच्चे को नहीं बोलूँगी नंबर कम क्यों आए थे, आई प्रॉमिस, लेकिन फिर तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा कि टेस्ट देना है, दैट्स ऑल, आई प्रॉमिस। मैं किसी बच्चे का नाम लेके उससे यहाँ पे कोई बात नहीं करूँगी, पर इन रिटर्न आई वांट यू टू प्रॉमिस कि आप लोग टेस्ट देंगे, एज सिंपल एज दैट, ओके। यस मैम तो आओ भाई म्यूटेशन पे आते हैं। क्या होती है म्यूटेशंस? म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट इवोल्यूशन के चैप्टर में किस साइंटिस्ट ने दिया था? म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट इवोल्यूशन के चैप्टर में किस साइंटिस्ट ने पहली बार दिया था? उन्होंने कहा था इवोल्यूशन इसकी वजह से ही होती है, अपने कॉन्सेप्ट पे वो अड़े रहे थे। हिज नेम वाज वेरी गुड मोहिनी अंकिता, हुगो दी वरीज और हुगो दी वराइज, रिमेंबर मुझे याद है ये फ्रेंच फ्राइज से, फ्राइज हुगो दी वराइज। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था म्यूटेशन का, इन्होंने कहा था इवोल्यूशन म्यूटेशन की वजह से होती है। तो म्यूटेशन के साथ एक लाइन आती है जो इवोल्यूशन वाले चैप्टर में कंबाइन होती है, ठीक है। तो इवोल्यूशन के साथ लाइन ये है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, प्लस कौन और चीज रिस्पॉन्सिबल है? नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन एंड म्यूटेशन दोनों रिस्पॉन्सिबल है फॉर एवोल्यूशन, राइट। तो ये एक पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। अब म्यूटेशन होती क्या है? म्यूटेशन होता है कोई भी चेंज इन द क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्वालिटी का मतलब है कि क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम, अब हम ह्यूमन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, ठीक है। ह्यूमन के पास है 23 का पेयर क्रोमोसोम्स का, और अगर मैं इसे खोल दूं तो कितने क्रोमोसोम हो गए? 46 क्रोमोसोम, हाँ है ना। अगर नंबर सेम रहे, नंबर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर यही है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आ गई? इसकी क्वालिटी में। मे बी क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर टेढ़ा मेढ़ा हो गया है ना। तो जब क्रोमोसोम का नंबर टेढ़ा मेढ़ा हो गया या कोई न्यूक्लियोटाइड इधर उधर खिसक गया, एडेनिन के जगह साइटोसिन आ गया, ऐसे वाले में मैं कहूँगी क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है। क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है मतलब एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया या एक आध क्रोमोसोम चला गया, तो वो क्वांटिटेटिव है, राइट। तो क्वालिटेटिव है क्वांटिटेटिव है दोनों तरीके की, कोई भी चेंज आ जाए क्रोमोसोम के नंबर पे हम उसको सिंपली कह देते हैं म्यूटेशन। अब म्यूटेशन डिफरेंट टाइप्स की होती है, आपको ये टर्म्स पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इन टर्म्स में आपको पता क्या होना चाहिए? आपको ये पता होना चाहिए इनकी पहली डेफिनेशन क्या है और इसका बेसिक मतलब क्या है। तीसरा जो क्वेश्चन इससे बनता है वो ये, आपको डिजीज पूछेंगे और पूछ लेंगे इसमें कौन सी वाली म्यूटेशन दिख रही है, ठीक है। तो आप डिजीज के साथ म्यूटेशन को सिर्फ तब कंबाइन कर सकते हो जब आपको डिजीज याद हो, म्यूटेशन याद हो, फिर ही कंबाइन होगी। डिजीज हम बहुत अच्छे से याद कर चुके हैं, अब हमें म्यूटेशन करनी है। तो आज जब तुम इसको एक बार रीड करोगे 15 मिनट के लिए क्लास के बाद, और एक बार 15 मिनट के लिए सुबह क्वेश्चन लगाओगे, तब तुम्हें याद होगी, तो लिख के याद करना। उसके बाद इसे कंबाइन करना, पहले मत करना, पहले ये ना तुम अपने आप को एग्जॉस्ट कर लोगे, कोई जरूरत नहीं है, राइट। तो आराम से इन दोनों को अलग अलग पढ़ लिया, अब इन्हें कंबाइन करके देखना, तो तुमको पता चलेगा सिकल सेल एनीमिया कौन सी टाइप की म्यूटेशन से हुई है, ठीक है। क्वेश्चन कंबाइन करके भी आ सकते हैं, वो थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे। सो जो म्यूटेशन होती है वो 3 टाइप की होती है, जीनोमेटिक, क्रोमोसोमल और जीन। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो आती है एक्चुअली वो जीन म्यूटेशंस है और क्रोमोसोमल म्यूटेशंस है, ठीक है। इतना क्लियर? यस मैम स्क्रीनशॉट लो इसका। यस मैम डन मैम अब म्यूटेशन करता कौन है? कौन करता है? म्यूटेशन म्यूटाजन। म्यूटाजन, तो म्यूटाजन होते क्या है? एजेंट्स एजेंट्स होते हैं जो म्यूटेशन कॉज करते हैं। एजेंट्स Anything that brings genetic material is called mutagen. यस दैट कॉजेज म्यूटेशन। जो म्यूटेशन कर रहा है मैं उसे म्यूटाजन बोलूंगी,
इसका कोई एग्जाम्पल दो तो मुझे थोड़ा अच्छे से समझ आए। अब मेरे दिमाग में तो ऐसे टोपी पहना इंसान दिख रहा है मुझे एजेंट बोल के, है यूवी तो रेडिएशन, यस, उसमें हो सकते हैं हमारे पास जैसे कि कोई रेडिएशंस, Yes, ma'am. यूवीबी रेडिएशन म्यूटेशन करती है, स्किन कैंसर कॉज कर सकती है। केमिकल्स भी हो सकते हैं, केमिकल्स के अंदर एक केमिकल है जो हमें पढ़ना है जैसे कॉल्चिसिन, कॉल्चिसिन हमें पढ़ना है, और भी बहुत सारे होते हैं। कॉल्चिसिन से क्वेश्चन आता है इसलिए मैं ये डिस्कस कर रही हूँ, राइट। यूवी रेज, वेरी गुड। तो ये कुछ होते हैं म्यूटेशंस। और केमिकल में हम टोबैको भी पढ़ते हैं, है ना। टोबैको खाने से मुंह में कैंसर हो जाता है। मोस्टली कोई मूवी देखने जाओगे तो वहाँ पे सबसे पहले यही ऐड आती है, तो वो तुम्हें यही बता रहे होते हैं कि टोबैको इज ए म्यूटाजन, राइट। तो म्यूटाजन वो चीज़ होती है जिसकी वजह से म्यूटेशन होगा। ओके, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, एक लिख लो वैसे म्यूटाजन, इतनी देर में तो लिख लेते हैं, राइट। Yes, ma'am. लिख लिया. चलो, अब म्यूटेशन में जीनोमैटिक म्यूटेशन पढ़ते हैं। तो जीनोमैटिक म्यूटेशन का मतलब क्या है? जीनोमैटिक म्यूटेशन का मतलब है इट विल टॉक अबाउट द क्वांटिटी ऑफ क्रोमोसोम अफेक्टेड। मतलब कि ऐसी वाली म्यूटेशन, यहाँ पे तुम्हें रीजन नहीं जानना, तुमको ये जानना है कि ये किस टाइप की म्यूटेशन है, किस म्यूटाजन के आने से हुई है, ये स्टडी नहीं करेंगे। म्यूटेशन जो हो गई है वो किस टाइप की है वो स्टडी कर रहे हैं हम, ठीक है। तो म्यूटाजन का पॉइंट स्टार्ट होते ही खत्म हो गया, हमें म्यूटाजेंस नहीं पढ़ने हैं, उसमें सिर्फ कॉल्चिसिन पढ़ना है हमें। उसके अलावा म्यूटेशंस क्या हुई है जेनेटिक मटेरियल में उस पर ध्यान देंगे। तो ये क्वांटिटेटिव का, क्वांटिटी वाला क्रोमोसोम का डिसऑर्डर है, राइट। तो क्वांटिटी का मतलब है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी अफेक्टेड, यो मैम, Yes, है ना। ma'am. नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी अफेक्टेड, बहुत बढ़िया बात है। चलो, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम अफेक्ट होंगे। तो इसके ना दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। मैं टाइप्स इसलिए बना रही हूँ बार, वैसे तो मैं तुम्हें ओपन भी करा सकती हूँ, एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं है, लेकिन डिजीज़ के रिस्पेक्ट में इसमें मिले जुले टर्म्स आ जाते हैं, तो एक बार कष्ट करके पढ़ लो। बहुत सारी ऐसी म्यूटेशंस है जो तुमसे पूछी नहीं जा सकती, नहीं पूछनी चाहिए नीट वालों को, लेकिन अगर मैंने तुम्हें बीच से कराया ना तो उसका सेंस नहीं बनेगा, इसलिए मैं तुमको एक बार फ्लो चार्ट में बना रही हूँ, तो पेनफुली एक बार पढ़ लो, ठीक है। अब जीनोमैटिक म्यूटेशन में मुझे एक बताओ वो कौन सी म्यूटेशन थी जिसमें मैं कहती थी कि एक या मोर क्रोमोसोम नंबर गेन हो गया, ये लॉस हो गया, कोई वर्ड था ए से, एन्यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी, वेरी गुड। जिसको नहीं याद आया था तो मेरी रिवाइज करने की जरूरत है थोड़ी सी, है ना। और एक और होती है हमारे पास जिसे हम कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। एक क्वेश्चन इसमें से ये बनता है कि प्लांट्स में कौन सी कॉमन है, जो मैंने ग्रीन से बनाई है वो कॉमन है। सो कॉमन इन प्लांट्स, ऐसा नहीं है कि एनिमल्स में नहीं होगी, लेकिन जनरली अगर ऐसी म्यूटेशन होती है ना एनिमल में तो बच्चे की अबॉर्शन पेट में ही हो जाती है मदर के, वो बच्चा जनरली पैदा नहीं होता। एनिपुलॉइडी इज कॉमन इन मोस्टली, मैं मोस्टली लिखती हूँ, मोस्टली इन एनिमल्स। तो एनिमल्स के केस में तुम्हें एनिपुलॉइडी ज्यादा दिखती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि प्लांट में नहीं होती, प्लांट में भी होती है। एनिमल के केस में जनरली हमें ज्यादा दिखती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर। Yes, ma'am. यो मैम, पॉलीपुलॉइडी का मतलब क्या है? पॉलीपुलॉइडी का मतलब है अ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम गेन। एक कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम को तुम गेन कर लो किसी सेल में तो उसको कहते हैं पॉलीपुलॉइडी। पॉली मतलब ज्यादा, है ना, मोर। पॉली से तो हम ये करते हैं ना, पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, तो पेप्टाइड की बड़ी सी चेन को कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। तो अगर कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम आ जाए एक सेल के पास तो उसको पॉलीपुलॉइडी कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है, क्या कॉम्प्लिकेटेड से टर्म है। आई जनरली डोंट लाइक म्यूटेशंस मच, आई डोंट थिंक एनीवन लाइक्स इट, बट पढ़नी तो पड़ेगी। जैसे कि ये सेल है ना, तो ये स्किन का सेल है, मैंने रखा इसको स्क्रीन पे, अब मैं इसको स्टडी कर रही हूँ। देख रहे हो तुम, टेक्नोलॉजी ऐसे रखा तो स्टडी हो जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको स्टडी करूंगी कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम दिखेंगे मुझे इसमें नॉर्मली? 23 plus. 23 पेयर ये दिखेंगे, Yes. या फिर 46 क्रोमोसोम दिखेंगे मुझे, है ना। इस Yes, सेल में ma'am. हुई है म्यूटेशन, भगवान ना करे मेरे स्किन सेल में हो, लेकिन म्यूटेशन हुई है कौन सी? पॉलीप्लॉइडी। मतलब एक पूरा सेट और इसमें ऐड हो गया, मींस ऐड कर दो 23 का पेयर और 46 क्रोमोसोम्स। अगर इसमें ऐड कर दोगे ना तो मैं इसको कहूँगी कि इसमें पॉलीप्लॉइडी म्यूटेशन होगी। तो सेल कैसा दिखाई देगा अब तुमको? मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? 2n + n, दैट वुड बी 3n, राइट। तो 3n हो जाए या 2n + 2n कर लो, दैट इज 4n। अगर ऐसी कंडीशन हो जाए तो हम कहेंगे दिस इज व्हाट हैज हैपेंड, पॉलीप्लॉइडी हैज हैपेंड।
समझ आई बात? एक कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम आ जाए। कंप्लीट सेट का मतलब है सारे क्रोमोसोम्स आके जितने हमारे पास थे उतने ही डबल हो जाए। नेचर में ऐसा होता है, प्लांट में बहुत कॉमन फीचर है ये। ठीक है, समझ आई बात? यस मैम। Yeah, ma'am. जनरली ये सब चीजें तुम्हें कैंसरस सेल्स में दिख सकती है, तो कैंसर तो प्लांट में भी होता है, डॉग्स में भी होता है, सब में होता है, राइट? तो उसमें भी एक्सटर्नल ग्रोथ तो बहुत ज्यादा हो जाती है कभी कभार, तो ये प्लांट में जनरली देखने को मिलेगा। पॉलीप्लोइडी, अब एन्यूप्लोइडी के अंदर क्या होती थी? 1 और मोर क्रोमोसोम। इंडिविजुअल क्रोमोसोम की बात करूं, देखो गैप तुम्हें क्या याद रखना है अनीश, इसके अंदर याद रखना है कि यहाँ पे मैंने कंप्लीट सेट बोला था और तरुण यहाँ पर मैंने 1 और मोर क्रोमोसोम बोला, मैंने कंप्लीट सेट नहीं बोला, तो इसका फर्क पता होना चाहिए। तो 1 और मोर क्रोमोसोम एडिड और डिलीटेड फ्रॉम नॉर्मल सेल। एक नॉर्मल सेल में सब कुछ बढ़िया था, उसमें या तुमने 1-2 क्रोमोसोम ऐड कर दी या 1-2 क्रोमोसोम उससे निकाल दिए। तो मेरा स्किन सेल था, मैंने स्क्रीन पे रखा, उसके अंदर 1-2 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा डाल दिए या 1-2 क्रोमोसोम निकाल दिए, दोनों को मैं कहूंगी एनीप्लोइडी। क्लियर? यस मैम। Yeah, ma'am. पक्का? यो मैम। स्क्रीनशॉट लो भैया इसका। मैम प्रीवियस स्लाइड भी दिखाना एक बार। हाँ हाँ देख ले भाई। एनीप्लोइडी ना बहुत बार रिपीट होती है ना, इस वजह से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया, राइट? अब इसके बाद ब्रेक लो, अभी हम इसे कंटिन्यू करेंगे एनीप्लोइडी को, लेकिन ब्रेक लो और कॉल्चिसिन का केस पढ़ते हैं। कॉल्चिसिन इज व्हाट? इट्स ए केमिकल, एक केमिकल है ये, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट केमिकल है। ये क्या करता है? ये हम यूज करते हैं, वो यूज इन लैब। हम इसे क्यों यूज करते हैं? हम इसे यूज करते हैं एक्ट एज म्यूटाजन, म्यूटाजन की तरह एक्ट करता है ये, म्यूटाजन की तरह एक्ट करता है, मतलब म्यूटेशन कॉज करता है। और क्या म्यूटेशन कॉज करता है, किस टाइप की म्यूटेशन कॉज करता है? दैट कॉल्चिसिन अगर मैंने डाल दिया किसी प्लांट सेल के अंदर तो ये इंड्यूस कर देगा एन्यूप्लॉइडी। तो एन्यूप्लॉइडी को ये इंड्यूस करता है, लेकिन इसने ऐसा क्या कर दिया भाई, एन्यूप्लॉइडी होगी, ये पता है क्या करता है? इसका फंक्शन क्या है? अब इसका फंक्शन इंपॉर्टेंट है। फंक्शन है इसका स्टॉप स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। सुना सुना वर्ड लग रहा है? यस मैम। Yeah, ma'am. पता है क्या होता है? जिनको नहीं, अभी सेल का पार्ट है, जब पढ़ाऊंगे तब करेंगे, कोई बात नहीं। जब सेल बनता है ना, तो उसमें जब क्रोमोसोम ऐसे लगे होते हैं सेंटर की तरफ, तो दोनों तरफ, दोनों पोल्स की तरफ ऐसे धागे से बनते हैं। जैसे संतरा खाते हैं ऑरेंज, ऑरेंज में व्हाइट कलर के धागे होते हैं ना, बाहर को हम निकाल के फेंक देते हैं, फाइबर होता है, वो खाना चाहिए एक्चुअली, उसको फेंकना नहीं चाहिए। तो वैसे ही धागे बनते हैं हमारे सेल के अंदर। तो इन धागों को हम क्या बुलाते हैं? स्पिंडल फाइबर। तो ये स्पिंडल फाइबर बनते हैं, फिर ये स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं? ये स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के होमोलोगस क्रोमोसोम को अलग अलग कर देते हैं। ध्यान से देखना, जिनको सेल नहीं आता उनको भी इतना समझ में आ जाएगा। ये देखो, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम यहाँ चला गया और एक सेट ऑफ क्रोमोसोम भाई यहाँ चला गया, गैमेट बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? इन स्पिंडल फाइबर की वजह से क्या है, ये धागे ना इनको ऐसे खींचते हैं, ठीक है? और थोड़ी देर के बाद तुम देखोगे कि ये सेल 2 सेल में टूट गया। जब ये 2 सेल में टूटा तो एक सेल के पास अपने क्रोमोसोम का सेट था और दूसरे सेल के पास अपने क्रोमोसोम का सेट था। अब ये धागे मत बनाओ, अगर तुम धागे नहीं बनाओगे तो क्या होगा? ये जो क्रोमोसोम है ना, ये सारे के सारे, ये वाली स्टेज पे देखना, अगर मैंने ये थ्रेड्स नहीं बनाए स्पिंडल फाइबर, तो ये सारे क्रोमोसोम हो सकते हैं एक ही जगह रह जाए। फिर जब सेल 2 सेल्स में डिवाइड होगा ना, तो एक ही क्रोमोसोम में बहुत सारे क्रोमोसोम आ सकते हैं, है ना? पॉसिबल हो सकता है ना? हो सकता है एक आध क्रोमोसोम इधर आ जाए एक्स्ट्रा, हो सकता है एक आध क्रोमोसोम इधर आ जाए। तो कॉल्चिसिन क्या करता है? स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन में हिंडर करता है, ठीक है? तो इसमें स्टॉप कह लो या हिंडर करते हो, लेकिन सारे स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन में नहीं करता। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कुछ स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन नहीं करने देगा। जैसे कि ध्यान से देखना, अभी मैं जो करने वाली हूँ वो वाला पिक्चर देखो ऊपर, ये कहाँ गया? हाँ ये वाला। लेट्स से ये वाला स्पिंडल फाइबर नहीं बनाया उसने, तो ये वाला स्पिंडल फाइबर ना बनाने की वजह से एक ही क्रोमोसोम का सेट यहाँ एक्स्ट्रा चला गया। तो अब जो आगे 2 सेल बनेंगे उसमें से एक में एक क्रोमोसोम कम होगा और दूसरे में एक क्रोमोसोम ज्यादा होगा। तो दिस इज अ केस ऑफ एनीप्लॉइडी, राइट? Yeah, ma'am. तो कॉल्चिसिन का तुमसे फंक्शन पूछ सकते हैं कि वो क्या करता है? स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करता है। अब क्या करता है? पॉलीप्लॉइडी, एनीप्लॉइडी? भाई एनीप्लॉइडी करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन नहीं कर पाता वो। समझ आई? यस मैम। यस मैम। पक्का? ठीक है, बहुत बढ़िया। मैम। स्क्रीनशॉट लो इसका, इससे क्वेश्चन बनता है, पक्का बनता है, और डिफिकल्ट वाला बनता है। इसके साथ वो तुम्हें एग्जाम्पल इतने खतरनाक से देंगे ना कि ऐसे ही लगेगा कि वही सही आंसर है, तो डरना नहीं है। अब एनीप्लॉइडी 2 टाइप की है जो हम पहले पढ़ चुके हैं,
मोनोसोमी मतलब, सिंगल क्रोमोसोम होगा और एक बस चला जाएगा। और नलीसोमी मतलब, मैम कोई भी क्रोमोसोम नहीं होगा। नलीसोमी मतलब कोई भी क्रोमोसोम उसके अंदर नहीं। शमा, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन स्टॉप करता है, स्टॉप स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, देखो यहाँ लिखा है ना, स्टॉप करेगा तभी तो रुकेगा वो, राइट। अब जो मोनोसोमिक और नलीसोमी तुमने बोला, थोड़ा सा गलत बोल दिया, ठीक है। नॉर्मली एक सेल के अंदर कोई भी क्रोमोसोम है तो वो पेयर में होता है, ऐसा होता है। इसको मैं बोल सकती हूँ क्रोमोसोम नंबर 1 का पेयर है, यानी होमोलोगस होंगे। कैसे पता चला मुझे ये पता है कि एक आता है मदर से और एक आता है फादर से, इतना करेक्ट है। यस मैम। मैम। हाँ, अस्मिता, लैब में म्यूटेशन इंड्यूस करने के लिए होता है। अगर मुझे म्यूटेशन स्टडी करनी है किसी प्लांट के ऊपर तो मैं प्लांट को म्यूटेशन भी तो कराऊंगी ना, तो मैं लैब में म्यूटेशन इंड्यूस करने के लिए करती हूँ, राइट। अब उस टॉपिक को 1 मिनट छोड़ो। अच्छा, किसी को कोई डाउट है पीछे वाले टॉपिक में इसमें तो रेज योर हैंड, ऐसे तो तुम पीछे रह जाओगे। रेज योर हैंड, किसी को भी डाउट है? नो, ठीक है, चलो फिर इसमें आ जाओ। और इसके बाद अगर डाउट है तो अभी मैं पूछूंगी ना डाउट, तब भी बताना, कोई चक्कर नहीं। मम्मी ओके, गाना रिपीट कर दो। हाँ अभी तो कर रही हूँ मैं, ये बता रही हूँ बेटा। क्रोमोसोम नंबर 1 का पेयर है होमोलोगस, ये नॉर्मल कंडीशन है। देखो मोनो मतलब एक, तो मोनोसोमी क्या होगा, तुमने थोड़ा सा गलत बोला है, ध्यान से देखना इसे बेटा। एक ही पेयर तुम्हारे पास आया, दूसरा नहीं आया। हो सकता है क्रोमोसोम तुमको सिर्फ मम्मी से मिला, पापा से होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर नहीं आया। सो दिस इज नोन एज मोनोसोमी। मोनोसोमी मीन्स होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर में डेफिशिएंसी, एक क्रोमोसोम कम है। तो अगर मैं कहूँ 23 का मेरे, अगर मैं पेयर में, छोड़ो मैं पेयर में नहीं बताती, ऐसे बताती हूँ। अगर मेरी बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स है ना तो ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन अगर मैं 45 क्रोमोसोम बना दूं तो मैं कहूँगी भाई मोनोसोमी होगी, मतलब एक क्रोमोसोम की कमी। तो मोनोसोमी के नीचे सारे लिखो, डेफिशिएंसी ऑफ 1 क्रोमोसोम। क्रोमोसोम नंबर कोई भी हो सकता है, 19, 20, कुछ भी, लेकिन डेफिशिएंसी ऑफ 1 क्रोमोसोम, चाहे वो सेक्स क्रोमोसोम ही क्यों ना हो, उसको हम कहते हैं मोनोसोमी। समझ आई? यस मैम। पक्का? यस मैम। कोई जिस मैम एडिक्शन नहीं होगा? नहीं बेटा, मोनोसोमी नहीं। अगर एडिशन होगा, अगर एडिशन होगा तो देख 2 क्रोमोसोम के इसके साथ एक एक्स्ट्रा आ जाएगा ना, 3 हो गए, 3 हो गए ना। यस। मैं इसको ट्राइसोमी। ट्राइसोमी। है ना। चलो क्लियर हो गया। ओके मैम। साहिल, यस मैंने मैम। मैं भी कहा कराया नहीं ना, मैं भी क्या करा रही हूँ, नंबर में फर्क आ गया ना क्रोमोसोम के, पॉइंट म्यूटेशन कहाँ से आ गई है, कहाँ जा रहा है वापिस आ। मैम ट्राइसोमी में इंग्लिश क्रोमोसोम नंबर 21 पे ही होती है या और पे भी होती नहीं, और जगह भी होती है, और जगह भी होती है, लेकिन अभी भी मैं ट्राइसोमी पे नहीं आई, अभी नहीं भागना हुआ राइट, वो और भी जगह होती है। ओके, इतना क्लियर सबको, तो स्क्रीनशॉट लो। है? मैम ये अभी नली स्वामी पढ़ा है आपने कि मोनोसोमी? हम्म, ये नली का एग्जाम्पल बेटा मोनोसोमी का था एग्जाम्पल जो है, अभी आपने दिया। मोनोसोमी। नल्ली मतलब नील, ओके मैम। नील मतलब 0। ऐसा ऐसा वाला सेल जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर 1 आया ही नहीं, इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर 1 का पेयर आया ही नहीं, तो इसके अंदर हो जाएंगे मेरे पास कितने क्रोमोसोम, 44 क्रोमोसोम्स हो गए, एक पूरा पेयर ही नहीं आया। मैं इसको कहूंगी ये है मेरा नल्ली सोमी। नल्ली सोमी मतलब एक पूरा पेयर ही नहीं आया मेरे पास, मदर से भी नहीं आया, फादर से भी नहीं आया। समझ आई बात? तो यो मैम। ऑब्वियसली मोनोसोमी ज्यादा हमारे यहाँ पे कॉमन है एज कम्पेयर टू नलीसोमी। जिसने मोनोसोमी किया और जिसको डिजीज याद है, तो कोई एग्जांपल दे सकता है मोनोसोमी में कौन सी डिजीज करी थी? टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, यस, इसका एग्जाम्पल है टर्नर सिंड्रोम। बहुत एग्जाम्पल है, तुम कोई भी बुक उठाओ बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे, लेकिन बहुत सारे नहीं पढ़ने ना यार, एनसीईआरटी वाले पहले करने, राइट। चलो आगे चलते हैं।
टर्नर सिंड्रोम एंड डाउन सिंड्रोम आ गया हमारा डाउन सिंड्रोम। व्हाट इज अ डाउन सिंड्रोम? जिसमें आपकी ट्राइसोमी हो जाती है ना। तो एनीप्लॉइडी में सिर्फ ऐसा नहीं होता ना नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम हो, ऐसा भी तो होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम ज्यादा हो जाए। तो डाउन सिंड्रोम इज अ केस जहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज, राइट। फॉर एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम, उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर कौन सा ज्यादा होता है? मैम 20 21 एक्स्ट्रा आ जाता है उसमें, है ना। तो ऐसे 21 के 3 का प्रयोग होता है और इसको हम कहते हैं ट्राइसोमी। तो अगर ट्राइसोमी होगी वो भी नल्लीसोमी है और उसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया। सॉरी, ट्राइसोमी होगी तो वो भी एनीप्लॉइडी है और उसके अंदर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया। टर्म कंफ्यूज करेगी, मोनोसोमी, ट्राइसोमी, नल्लीसोमी, ये हमने कहाँ पढ़ी है। तो तुमको पहले दिमाग शांत करके समझना है कि पहले तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर का आना या जाना इज एनीप्लॉइडी, उसके अंदर मैंने ट्राइसोमी और मोनोसोमी पढ़ी है, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट हाथों से बनाओगे तब ये याद होगा, इसी में ही कंफ्यूजन होगी टर्म्स में, बाकी तुम कर लोगे, इतना डिफिकल्ट नहीं है ये। समझ आई बात? ये मैम आओ अब आते हैं हम लोग क्रोमोसोमल म्यूटेशन पे। तो हमारी पहली वाली खत्म होगी। तो साहिल, पहली वाली कौन सी थी हमारी? हम ये वाली पढ़ रहे थे, जीनोमैटिक म्यूटेशन। एक सेकेंड रुको, हम पढ़ रहे थे जीनोमैटिक म्यूटेशंस, ये खत्म। अब हम क्रोमोसोमल म्यूटेशंस पढ़ेंगे, ठीक है। समझ आई? यो मैम। तो ऐसा कहते हैं जैसे बहुत सारे टर्म्स आते हैं ना तो खो जाते हैं हम, तो उसको लिख लिया करो और एक बार पीछे पेज करके देख लिया करो। इट्स ओके, सब खोते हैं, हम भी खो जाते हैं जब पढ़ते हैं, दैट्स फाइन। चलो, क्रोमोसोमल म्यूटेशन का मतलब क्या है साहिल? अब यहाँ ध्यान दियो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन द सेम, नंबर सेम है। यानी कि मैं कह सकती हूँ कि जिनमें ये म्यूटेशन हो रही है ना क्रोमोसोम की, किसी में भी हो रही है, तो उसमें 23 पेयर ही मिलेंगे मुझे उसके हर एक सेल में। यानी कि 46 क्रोमोसोम ही मिल रहे हैं मुझे हर सेल में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनकी क्वालिटी में फर्क है। क्वालिटी में फर्क है मतलब हो सकता है टूट फूट गए हो, है ना। अब यहाँ पे जीन म्यूटेशन वाला आगे कॉन्सेप्ट लगेगा, तो हो सकता है टूट फूट गए हो या ऐसा कुछ हुआ है, राइट। तो वो वाले म्यूटेशंस को हम कहते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। द स्ट्रक्चर बिकम डिफेक्टेड, दीज आर क्वालिटेटिव म्यूटेशंस। तो ये 3 ही वर्ड थे जो तुमको याद रखने थे। डन? यस मैम। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लो। डन अब मैम। आपका स्कूल है, या आपका कॉलेज है, तो एक कंपटीशन होता है जो आपके कॉलेज के अंदर ही होता है, स्कूल के अंदर ही होता है ना, ऐसे ही होता है। तो हम उनको कहते हैं इंट्रा स्कूल क्विज, जहाँ पे तुम स्कूल वाले बच्चे आपस में भिड़ रहे हो। और दूसरा कंपटीशन होता है जहाँ पे 2 स्कूल भिड़ते हैं, लेट्स से डीएवी वर्सेस पोर्टमोर स्कूल की लड़ाई होगी है। तो ये 2 डिफरेंट स्कूल्स है ना, तो इस वाले को कहूंगी मैं इंटर, ठीक है। तो इंटर और इंट्रा में फर्क तुमको पता होना चाहिए, राइट। इंटर ma'am. स्कूल कंपटीशन सुना है पोर्टमोर स्कूल? नो मैम। बेटा Yes, शिमला ma'am. का इतना फेमस स्कूल है, मैम शिमला में मैम क्या हो गया? अच्छा, वही के स्टूडेंट हो तुम? स्टूडेंट है मैम हम। अच्छा, मुबारक हो। मेरी पूरे नान के वहीं से पढ़ा है, सब वहीं से पढ़े हैं। मेरी मम्मी ने भी मुझे जबरदस्ती डाला था। मैम मेरी मम्मा भी। हाँ, ये ट्रेडिशनल चलता है पोर्टमोर। ओके, तो इंटर स्कूल याद रखेंगे। अभी पोर्टमोर वाले तो नहीं भूलेंगे, नहीं तो फिर तो उनको भाई घर में पिटाई हो जाएगी। इंट्रा स्कूल हमें याद रखना है कि अपने स्कूल में ही लड़ाई चल रही है, ठीक है। तो डीएवी वाले आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। अब इसी से याद रखेंगे हम अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कि जो हमारी क्रोमोसोमल म्यूटेशंस होती है वो 2 टाइप की होती है, ठीक है। तो दिस इज क्रोमोसोमल म्यूटेशंस और ये 2 टाइप की होती है। एक होती है इंट्रा क्रोमोसोमल म्यूटेशन और एक इंटर क्रोमोसोमल म्यूटेशन। इंट्रा क्रोमोसोमल म्यूटेशन का मतलब है बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम। तो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में हो रही है। मतलब कि मैं हमेशा क्रोमोसोम नंबर 1 का एग्जाम्पल देती हूँ क्योंकि ईजी है, जब दिमाग नहीं लगाना ना। किसी भी क्रोमोसोम में हो सकती है भाई, ये मत समझना 1 में ही होती है। तो क्रोमोसोम नंबर 1 है और ये होमोलोगस पेयर है। होमोलोगस पेयर है मतलब एक पापा से आया और एक मम्मी से, राइट। हम सबके पास है, तुम सबके पास भी है, मेरे पास भी है, ठीक है। तुम्हारे पास आया, अगर कोई भी चेंज आ रहा है तो ये इसका मटेरियल टूट फूट के इस पे जाके लग रहा है और इसका मटेरियल टूट फूट के इस पे जाके लग रहा है। दिस इज इंट्रा क्रोमोसोमल म्यूटेशन। इंटर क्रोमोसोमल म्यूटेशन का मतलब है कि मैंने बना दिया क्रोमोसोम नंबर 1, ध्यान से सुनना, क्रोमोसोम नंबर 1 ये बनाया मैंने, और इसमें जो भी टूट फूट रहा है ना वो जाके कहाँ पे लग रहा है, किसी और क्रोमोसोम पे, लेट्स से क्रोमोसोम नंबर 16 पे जाके लग गया। तो ये होगी इंटर क्रोमोसोमल म्यूटेशन। इतनी बात क्लियर? यस मैम। ठीक है, ओके। तो होमोलोगस मैम।
मैम एक बार इंट्रा repeat कर दो। क्रोमोसोमल मतलब सेम स्कूल के अंदर कंपटीशन हो रहा है, इंटर मतलब दो स्कूल के अंदर हो रहा है, तो स्कूल को हम क्रोमोसोम से चेंज कर देंगे। अगर होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में ही म्यूटेशंस हो रही है, इसका पार्ट टूट के इसके ऊपर लग गया या इसका पार्ट टूट के इसके ऊपर लग गया, तो होमोलोगस के बीच में हो रही है, दैट इज इंट्रा क्रोमोसोमल म्यूटेशंस। और अगर ये क्रोमोसोम 1 है और ये क्रोमोसोम 19 है, ठीक है, इसका पार्ट टूट के इसके ऊपर लग गया, तो दो अलग क्रोमोसोम के बीच में है ना जो होमोलोगस नहीं है, तो इसे हम कहेंगे इंटर क्रोमोसोमल म्यूटेशंस। समझ आई? यस मैम। यस मैम। टेक अ स्क्रीनशॉट। डन मैम। Most, not all. Most, not all. हो गया साहिल? इंट्राक्रोमोसोमल म्यूटेशन 3 ठीक है टाइप मैम। की होती है, ठीक है, इसके टाइप्स लिखे हैं। एक होती है डेफिशिएंसी, एक होती है डिलीशन और एक होती है इन्वर्जन। ठीक है, इन्वर्जन मतलब उल्टा, उल्टा कर दो, ठीक है, डिलीट मतलब काट दो, और डेफिशिएंसी मतलब कमी हो गई, है ना। तो इंट्राक्रोमोसोमल म्यूटेशन 3 टाइप की होती है, राइट। सो सबसे पहले है डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का क्या मतलब है? जर्नली इन क्रोमोसोम में क्या होती है, मैं तुम्हें बहुत सिंपल भाषा में समझा रही हूँ, कोशिश करने से समझने की। होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में हो रही है कि ये क्रोमोसोम था और इसकी कहीं पे भी, अपनी कॉपी में साथ साथ लिख लेना, इसके किसी भी एंड पे इसका कोई भी एंड है रैंडमली। अच्छा, जो क्रोमोसोम होते हैं, ये सेंट्रोमेयर होता है सेंटर में, और इसके से 2 आर्म्स होते हैं, है ना। इस आर्म को हम कहते हैं पी आर्म और इस आर्म को हम कहते हैं क्यू आर्म। पी आर्म को जर्नली हम शॉर्ट आर्म बुलाते हैं और क्यू आर्म को हम जर्नली लॉन्ग आर्म बुलाते हैं। ये वो कैब है, सेल वाले चैप्टर में आती है, एक बार ये लिख लेना कॉपी में। अब देखो, कोई भी एंड है जो एंड पार्ट इसका टूट गया है, ठीक है, ये ग्रीन क्या कर रही हूँ मैं, पाप लगेगा मुझे, बच्चे पागल हो जाएंगे। ये रहा, तो इसका कोई भी एंड टूटा है रैंडमली, ठीक है, तो ये एंड टूट गया है और इस एंड का टूटा हुआ पार्ट बाहर निकल गया, ठीक है। तो इस क्रोमोसोम पे होगी डेफिशिएंसी, इस रीजन के जीन तो चले गए ना, तो इसको मैं कहूंगी इंट्रा क्रोमोसोमल डेफिशिएंसी वाला म्यूटेशन। सो दिस इज ए डेफिशिएंसी म्यूटेशन। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चन नहीं आते इन्वर्जन से ज़्यादा, पर बताना मेरा फर्ज था। ओके, ये भी हो सकता है और दूसरा केस भी हो सकता है, वो भी गलत नहीं होगा अगर मैं इसको ऐसे बना देती, ऐसे, तो ये भी हो सकता था, वही नीचे से टूट जाता। समझ आई? जो जब टिप से टूट जाए क्रोमोसोम तो उसको कहते हो डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। तो मैं इस पे लिख सकती हूँ डेफिशिएंसी टिप ब्रोकन। कोई भी टिप हो सकती है, प्री आर्म की भी, क्यू आर्म की भी। क्लियर? यस मैम। यो पक्का? मैम। किसी को भी डाउट है, रेज योर हैंड। नो मैम। आगे आएगी साहिल, अभी नहीं आई, वो आएगी, शांति रख। डिलीशन में क्या होता है? डिलीशन में ना जर्नली ये समझ लो कि तुम जब भी कोई डाइटिंग करता है ना, पेटू कम करने के लिए डाइटिंग करते हैं, तो क्या करते हैं, खाने को कट कर देते हैं ना, राइट। ये करते हैं डाइटिंग में, खाने को कम करते हैं। तो डिलीशन तुम डाइटिंग से याद रखना कि डिलीशन में क्या होता है कि क्रोमोसोम मोस्टली जो सेंट्रल रीजन है ना, वहां से कुछ डिलीट हो जाता है पार्ट, ठीक है। जैसे ये क्रोमोसोम था भोला भाला सा, इसको सूजी चलिया डाइटिंग करते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली इसके सेंटर से थोड़ी सी डिलीशन हो गई। मतलब कि मैं कुछ ऐसा पार्ट बना सकती हूँ, इसका सेंटर का कुछ जीन का पार्ट निकल लिया, इतना पार्ट निकल गया, जो मैं ऐसे पॉइंट से कर रही हूँ ना, ऐसे कर सकते हो। कोई भी आर्म हो सकती है, कोई कंपल्जन नहीं है, लेकिन ये जो मैंने डॉटेड सा बनाया वो वाला पार्ट निकल गया, ठीक है। तो क्रोमोसोम तो तुमको जर्नली बहुत छोटू सा दिखेगा और बीच का पार्ट इसका निकल गया बाहर, तो इसको हम कहते हैं डिलीशन। मोस्टली सेंटर का क्रोमोसोम का पार्ट जब निकल जाए तो दैट इज नोन एज डिलीशन। डाइटिंग से याद रखना। क्लियर? यस मैम, क्लियर। इन्वर्जन में क्या होता है, मैं ये वाला पार्ट मिटा मैम रही हूँ, देन डेफिशिएंसी और डिलीशन डिफरेंट कैसे हुआ एक दूसरे से? लोकेशन का फर्क है, लोकेशन। डन मैम। लोकेशन का फर्क है। हाँ, क्वेश्चन अच्छा है, लोकेशन का फर्क है, ठीक है। उसका भी क्लियर हो गया ना, पीछे बोल रही वाली थी अभी। चल आ जा। इन्वर्जन, इन्वर्जन कैसा होगा? ये रहा क्रोमोसोम, मैं रेड कलर से बनाऊंगी, आई एम गेटिंग डिवॉइड ऑफ दिस। किसी भी आर्म पे कट गया, जैसे कि हमारा डेफिशिएंसी में हुआ था, ठीक है, किसी भी आर्म से एक पार्ट कट गया, लेकिन होमोलोगस पेयर के ऊपर जाके ये उल्टा होके लग गया। देखो, कटा ऐसे था ना, ये वाले जीन नीचे थे जहाँ पे वो मैंने डिजाइन सा बना दिया, लेकिन वो पुट्ठा लग गया ऐसे जाके। अरे यार, मैं पोल उल्टा रही हूँ, बना सीधा रही हूँ। हो, रुकना जरा, ऐसे बना लिया यार, क्या हो गया?
देखो, तो ये होमोलोगस पेयर के ऊपर जाके ऐसे लग गया। वो क्रोमोसोम तो पूरा था, उसके ऊपर खामे एक्स्ट्रा आ गया, लेकिन वो भी उल्टा होकर आया जीन। ठीक है, राइट। तो दिस इज नोन एज इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब मैं हूं और मेरी ट्विन सिस्टर है, मैंने अपनी टोपी उतारी और उल्टी करके उसके सर पे रख दी, दैट इज इन्वर्जन, राइट। यस मैम। अगर मैंने ये डीएनए पे बताया साहिल, तो तुम्हारी मृत्यु ज्यादा दूर नहीं है भाई, इसको सिंपल करके समझ ले, वही बेहतर है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा तुमसे इन्वर्जन पूछेंगे, डेफिशिएंसी और डिलीशन इसमें नहीं आता। ज्यादा से ज्यादा तुमसे ये पूछ लेंगे एनीप्लॉइडी क्या है, और ज्यादा से ज्यादा पॉलीप्लॉइडी की डेफिनेशन आ जाएगी। अभी तक इतना ही आएगा, आगे वाली म्यूटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो। डन मैम। किसी को कोई डाउट अभी तक, रेज योर हैंड। हाँ दानिश। मैम इन्वर्जन में जब ये कोई भी पार्ट जाएगा तो किसी भी क्रोमोसोम पे जा सकता है। नहीं नहीं नहीं, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। यहाँ पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया भाई तूने, लेकिन ये कौन सी कर रही हो, इंट्रा क्रोमोसोमल ना, तो ये होमोलोगस है। ठीक है, मैम होमोलोगस पे जाएगा, इसलिए मैंने ट्विन सिस्टर बोला था। और किसी को डाउट नहीं? अब देखो, इंट्रा क्रोमोसोमल बोला ना, तो यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में नहीं होगा, सब कुछ नॉन होमोलोगस के ऊपर होगा, तो ऊपर लिख लो नॉन होमोलोगस। ये तुम्हें एक बार खुद अपने हाथों से लिखते हुए पढ़ना है, जैसे मैंने पढ़ रही हूँ ना, हाँ इंट्रा क्रोमोसोमल अपने हाथ से बनाऊंगी ना जब, मेरे को तब समझ में आएगा मेरे डाउट का है, राइट। तो जिसको डाउट नहीं भी आ रहा है उनको खुद बनाना है, तभी उनको समझ आएगा। इंजर्शन में क्या होता है, इंजर्शन में होगा कि एक क्रोमोसोम है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है यार, ये बस याद रखना, और क्वेश्चन में तुम्हें ट्रांसलोकेशन से आएगा। ठीक है, तो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में मैं ऐसे बना रही हूँ। इंजर्शन में क्या हुआ, येलो वाले का कुछ पार्ट टूट गया किसी भी आर्म से, लेट से, ठीक है, किसी भी आर्म से टूट गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुमको एक एग्जांपल दे रही हूँ, किसी आर्म से टूटा और दूसरे के ऊपर जाकर लग गया। अब मुझे याद क्या करना है, इसमें और पीछे वाले में फर्क क्या है। इन्वर्जन में वो उल्टा लगती है डीएनए सीक्वेंस, इसमें सीधी डीएनए सीक्वेंस रख रही है, और उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में था, ये नॉन होमोलोगस है, नॉन होमोलोगस। तो नॉन होमोलोगस के बीच में जब जेनेटिक मटेरियल ऐसे एक्सचेंज हो जाए बिकॉज ऑफ म्यूटेशन, दैट इज नोन एज इंसर्शन। समझ में आया? यस मैम। नहीं, अस्मिता नहीं होता, सेंट्रोमेर जनरली इन्वॉल्व नहीं होता इसमें, बट एक्सेप्शंस हो सकती है। ये म्यूटेशंस तो आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग करा रहे हैं ना, लेकिन अगर मुझे ब्रॉड स्पेक्ट्रम में पूछेगी तो हाँ ऐसी वाली भी है जिसमें सेंट्रोमेयर इंक्लूड होता है, लेकिन वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो तुम इमेजिन कर सकते हो कि सेंट्रोमेयर इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, राइट। ट्रांसलोकेशन के केस में क्या होता है, इतना इंसर्शन समझ आया सबको? मैम एक बार रिपीट कर दोगे? बेटा इंसर्शन में क्या होता है कि एक क्रोमोसोम का पार्ट टूटा, ये येलो वाले का, ये क्रोमोसोम 1 था, ये क्रोमोसोम नंबर 2 है, 1 से टूटा और 2 के ऊपर जाके उसके सर पे लग गया, दैट इज इंसर्शन। ठीक है, मैम ये कहीं से भी टूट सकता है। कहीं से भी टूट सकता है। डन मैम। ठीक है, डन। डन मैम। ठीक है, डन मैम। ठीक है, अब तुम पागल होंगे ट्रांसलोकेशन, अब आधी जनता पागल हो जाएगी ट्रांसलोकेशन में, देखना। ये देखो, ये होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है मैम, एक मिनट, क्रोमोसोम में भी सेंट्रोम में नहीं लगेगा, नहीं गायत्री, नहीं, तुम्हारे सिलेबस में तो नहीं लगेगा। इसके अंदर आगे भी डिवीजन होते हैं, मैं वही कह रही हूँ, इसके अंदर आगे भी डिवीजन होते हैं, तो वहां पे लग जाएगा, या तुम्हारे सिलेबस में नहीं लगेगा। ठीक है, तो तुम बेफिक्र हो सकते हो कि यहाँ पे सेंट्रोमेयर इन्वॉल्व नहीं होगा। ट्रांसलोकेशन के अंदर क्या होता है, दोनों क्रोमोसोम का कुछ कुछ पार्ट टूट गए, दिस इज नॉन होमोलोगस, तो दोनों क्रोमोसोम का पार्ट टूट के दूसरे क्रोमोसोम के पास चला जाएगा। बनाने देना, ठीक है। जनरली तो ये ना एक ही क्रोमोसोम बनाते हैं, लेकिन होता तो 2 में है, तो मैं दोनों बना के दिखा रही हूँ, कुछ ऐसा। दिस इज ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन में नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में म्यूटेशन हो गई है कि एक का पार्ट टूट के दूसरे पे चला गया, दूसरे का पार्ट टूट के इस पर आ गया, दिस इज नॉन होमोलोगस के बीच में जो ये म्यूटेशन हुई है, दिस इज ट्रांसलोकेशन। समझ आई? यो मैम। यो मैम। मैम। स्क्रीनशॉट लो। डन मैम।
अब आती है जीन म्यूटेशन। तो यही थी हमारी, अभी तक हमने कौन सी कर ली, पीछे आ रही हूँ देखो। जीनोमैटिक म्यूटेशन, जीनोमैटिक म्यूटेशन बार बार रिवाइज इसलिए कराती हूँ ताकि तुम्हें पेस पता चले कहाँ है। जीनोमैटिक म्यूटेशन में पहले पॉलीपोलाइडी वर्ड पढ़ा था, फिर मैंने एनीपोलाइडी पढ़ा था। उसके बाद क्रोमोसोमल म्यूटेशन आई। क्रोमोसोमल म्यूटेशन के अंदर तो मैंने बहुत सारे वर्ड्स पढ़ लिए है ना। तो सबसे पहले तो 2 वर्ड पढ़े थे, वो था इंट्रा क्रोमोसोमल, फिर पढ़े थे इंटर क्रोमोसोमल, है ना। डीएवी और पोर्टमोर के बीच में लड़ाई, और डीएवी डीएवी में लड़ाई, राइट, अपने ही स्कूल के अंदर। उसके बाद हमने क्रोमोसोमल के अंदर इंट्रा क्रोमोसोमल में 3 पढ़े थे हमने, है ना। तो 3 कौन से पढ़ लेते, अगर नहीं याद है कोई बात नहीं, अभी तो सीख ही रहे हैं, राइट। तो उसमें हमने 3 पढ़ लिए थे। एक में हमने क्या किया, कमी हो गई, दूसरे में हमने कहा डिलीट हो गया, और तीसरे में हमने कहा उल्टा हो गया। और इंटर क्रोमोसोमल के अंदर हमने कैसे पढ़ा, 2 इंपॉर्टेंट, इंसर्शन एंड ट्रांसलोकेशन, नॉन होमोलोगस के बीच में होती है। अब आएगी जीन म्यूटेशन, ठीक है साहिल, तुम ये पूछ रहे थे ना गायत्री, तो जीन म्यूटेशन आएगी। जीन म्यूटेशन का क्या मतलब है, अब क्रोमोसोम की बात नहीं हो रही है, अब जीन की हो रही है। तो ये क्रोमोसोम है, इसके बीच में मैं डीएनए बना रही हूँ ऐसे करके, ठीक है। ये एक आर्म है डीएनए की, और ये दूसरी उसकी कॉम्प्लीमेंट्री थ्रेड है। तो किसी एक जीन के अंदर म्यूटेशन होगी, किसी एक जीन के अंदर म्यूटेशन होना है, उसे हम कहते हैं जीन म्यूटेशन, ठीक है। तो किसी एक जीन के अंदर म्यूटेशन हो जानी इज नोन एज जीन म्यूटेशन। तो इसमें ये भी क्वालिटेटिव डिफेक्ट हुआ ना, क्रोमोसोम तो वैसे ही दिख रहा है, स्ट्रक्चर भी उसका वैसा है, नंबर भी उसका वैसा है, राइट, लेकिन उसके अंदर जो मटेरियल है उसके अंदर गड़बड़ हो गया, तो दैट इज अ क्वालिटेटिव डिफेक्ट। तो जीन म्यूटेशन भी क्वालिटेटिव है, और इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं किस पे, पॉइंट म्यूटेशन क्या है और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या है, ठीक है। करें फिर ये वाला फटाफट, मैम। फोटो ले लो भैया इसकी फिर। ओके सृजल, डन मैम। ओके, हाँ, चेंज इन न्यूक्लियोटाइड्स, यस, राइट। तो एक आती है इसके अंदर ट्रांसवर्जन और एक आती है ट्रांजिशन, राइट। तो ट्रांसवर्जन और ट्रांजिशन के अंदर अब तुम्हें पता होना चाहिए पहले चीज, न्यूक्लियोटाइड में फर्क आना है, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड बदल दो, वो जीन म्यूटेशन हो जाती है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है हमारे, बेसिकली न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है, एक होती है हमारी 5 कार्बन की शुगर, यहाँ पे लगा होता है हमारा नाइट्रोजनस बेस, और इधर हमारा लगा होता है फॉस्फेट ग्रुप, है ना। हमें किस पे फोकस करना होता है, सिर्फ नाइट्रोजनस बेस पे, क्योंकि वही बदलते हैं ना, बाकी सब तो बैकबोन ठीक ही है डीएनए की। जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता वो एंजाइम वाला लेक्चर खोलना मेरा, और उसके अंदर एक बार ये पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ तो नहीं मैं दोबारा से रिवाइज करा पाऊंगी, राइट। तो हमें किस पे ध्यान देना है, एटीजीसी वाले पे, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। मैं अगर सीधा सीधा लिखूँ नाइट्रोजनस बेसिस, न्यूक्लियोटाइड इज नॉट द राइट वर्ड, मैं यहाँ लिख दूँ नाइट्रोजनस बेसिस, तो इसको हम साइड में लिख सकते हैं। और उसके बाद भी किसी को लगता है थोड़ा कंफ्यूजन है तो वो मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, है ना। तो नाइट्रोजनस बेसिस 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं हमारे प्यूरीन्स और दूसरे पायरिमिडिन्स, पिरामिडिन्स, है ना, पिरामिडिन्स, राइट। तो ऐसे ही 2 चैप्टर एक दूसरे से कंबाइन भी होते हैं, राइट। तो प्यूरीन्स एंड पिरामिडिन्स के अंदर, या वेरी गुड शमा, प्यूरीन्स कौन से होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। एंड ग्वानिन। yes, तो मुझे कैसे याद है, एटीजीसी, क्योंकि ऐसे ही बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन में फर्क क्या होगा, देखो, अगर ये डीएनए है और यहाँ पे लगा था, मैं इसकी सीक्वेंस को यहाँ लिख दूं, पूरा तो नहीं मानोगे, ऐसे करके लिख लो, ठीक है। ATGC, यहाँ होगा TACG। मान लो इसका एक जीन बदल गया है, ठीक है, एक जीन बदल गया है, G हट की जगह A आ गया, तो ऑब्वियसली ऑपोजिट जगह पे भी अपने आप T आ जाएगा, इसलिए हम ऐसे लिखते हैं हमेशा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ G हटा दूं, क्योंकि मुझे पता है ऑपोजिट भी अपने आप ही बदल जाएगा। तो अगर ये चेंज हो गया, मैं कहूँगी पॉइंट म्यूटेशन हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं एक अल्फाबेट को चेंज कर रही हूँ तो उसको मैं कहती हूँ पॉइंट म्यूटेशन हो जाती है, लेकिन वो 2 तरीके से होती है। अगर मैंने चेंज किया ग्वानिन को, तो ग्वानिन को चेंज करके एडेनिन आया, या ग्वानिन को चेंज करके T या C में से कौन सा आया, इस पे डिपेंड करता है कौन सी पॉइंट म्यूटेशन है। तो ट्रांसवर्जन और ठीक है, ओ, ओके। तो ट्रांसवर्जन और ट्रांजिशन,
ट्रांसफर कर देना। हम ऐसे कहते हैं ना कि यार हमारी एक टीचर थी, वो ना ट्रांसफर हो गई हमारे स्कूल की दूसरी ब्रांच में, उनकी जगह नई टीचर आई है ना, तो हमने बदल दिया 2 टीचर्स को, राइट, कंप्लीटली बदल दिया। अब जो नई टीचर आई है वो पुरानी वाले से तो बहुत डिफरेंट होगी ना, तो जब प्यूरीन को हटा के पिरामिडीन आ जाए, या फिर ऑपोजिट भी पॉसिबल है, पिरामिडीन को हटा के प्यूरीन आ जाए, तो ऐसी वाली म्यूटेशन को मैं क्या बोलूंगी? ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसवर्जन। समझ आई? तो ट्रांसवर्जन पॉइंट म्यूटेशन है कि ऐसे ही डीएनए के फ्रेगमेंट में, ये देखो दोबारा नीचे बना रही हूँ, ATGC, सिर्फ एक एग्जाम्पल से करेंगे, ठीक है, TACG, कि मैंने ग्वानिन को हटा दिया, यहाँ पर इस वाले पे ध्यान देते हैं, ठीक है, GC के ऊपर, तो ग्वानिन को मैंने हटा दिया और ग्वानिन की जगह लेट से मैंने T लगा दिया, तो ऑपोजिट में ऑब्वियसली A आ गया। तो मैंने प्यूरीन को हटाया और उसकी जगह पिरामिडीन आ गया, बाकी सब सेम ही था। तो ऐसी वाली म्यूटेशन को मैं क्या बोलूंगी? कौन सी म्यूटेशन होगी यहाँ पे? ट्रांसवर्जन। ट्रांसवर्जन, राइट। तो इसका एक एग्जांपल लिख लो, ये वाला ऐसे ही रफली नीचे, इट विल हेल्प यू। अच्छा काम ना, वेल दैट्स अ वेरी फनी न्यूज़। तो ट्रांसफर से याद रखना, टीचर ट्रांसफर से, ट्रांसफर ट्रांजिशन में गलती होना बहुत लाजमी है। ट्रांजिशन क्या हुआ? ट्रांजिशन बिल्कुल ऑपोजिट हो गया, इसी का ऑपोजिट कर लेंगे। कैसे करेंगे इसका ऑपोजिट? कि प्यूरीन की जगह कौन से आएगा? मैम दूसरा प्यूरीन। प्यूरीन इज रिप्लेस बाय प्यूरीन, और मैं इसको कहूंगी पिरामिडीन इज रिप्लेस बाय पिरामिडीन, है ना। तो वो भी म्यूटेशन है। एग्जाम्पल लिखूंगी, ऐसे नहीं पढ़ेंगे हम, एग्जाम्पल करके करेंगे। ATGC, क्योंकि मुझे सीक्वेंस आसान लगती है, ATGC। तो चलो दोबारा से जी के साथ ही पंगे करते हैं। क्या कर रही हूँ मैं, उल्टा लिख दिया, सॉरी, माय बैड। TACG, इसी को छेड़ते हैं हम। तो ग्वानिन प्यूरीन है, उसकी जगह तुम एडेनिन ले आओ, एडेनिन ले आओ, राइट। तो ग्वानिन की जगह एडेनिन आ गया, ऊपर दूसरी तरफ साइटोथायमिन आ जाएगा, ये होगी म्यूटेशन, लिख लो। बाकी सब सेम का सेम लिख देते हैं। तो ये वाली म्यूटेशन को मैं कहूंगी इज नॉन एज ट्रांजिशन हो गई। तो एक बायोलॉजी की टीचर थी, दो सेक्शन में पढ़ाती, तो B सेक्शन वाली बायो मैम हमें पढ़ाने लगी है, और A सेक्शन वाली हमारे सेक्शन की बायो मैम उस बैच को पढ़ाने लगी है। तो ये ट्रांजिशन हो गई है हमारी सेक्शंस में। तो क्लास के सेक्शन में जो ट्रांजिशन थी टीचर्स की, वो ट्रांजिशन वाली है, और ट्रांसवर्सन है कि ट्रांसफर हो गया टीचर का। ऐसे याद रख लेंगे हम लोग। यस मैम। कोई बच्चा जिसको अभी तक डाउट? रेज योर हैंड। अरे कोई बात नहीं, डाउट है तो। किसी को डाउट नहीं? अच्छा, किसी को डाउट नहीं होता, उसके 2 रीजन होते हैं। तो तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आया है या तुमको सब समझ आ गया? अब सस्पेंस बस यही रह गया मेरी जिंदगी में कि समझ बिल्कुल नहीं आया, सब समझ आ गया है। तो मुझे बस इतना बता दो फिर, सिकल सेल एनीमिया क्या एग्जांपल है, ट्रांसवर्जन और ट्रांजिशन? चैट बॉक्स में लिखना। चैट बॉक्स में लिखना। एक ही बच्चा, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या हुआ था? गैग की जगह गूग आ गया था, है ना। एडेनिन की जगह यूरेसिल आ गया था। प्यूरीन और पिरामिडीन में ATGC होता है, लेकिन U भी तो होता है। तो यस मैम। प्यूरीन से पिरामिडीन रिप्लेस हो गया है। इज इट अ ट्रांजिशन और ट्रांसफर? ट्रांसवर्जन। तो सिकल सेल एनीमिया इसका एग्जांपल है, ट्रांसवर्जन। ये पूछा जा सकता है, सिकल सेल एनीमिया। समझ आई है ना? ट्रांजिशन वालों ट्रांसवर्जन है, कोई बात नहीं। अभी सीख रहे हो यार, एकदम से थोड़ी आज। ये लिख लो, भगवान थोड़ी हूँ, भगवान जी भी थोड़ी देर म्यूटेशन बढ़े कहेंगे, हे भगवान क्या क्या हो गया धरती पे, मैंने तो मनुष्य बनाए थे, इन्होंने तूफान ही मचा दिया। लास्ट करूं, फ्रेम शिफ्ट? यस मैम।
मेरी हिम्मत देखो, हेडिंग नहीं डाली मैंने, भूल जाती मैं तो। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन लास्ट म्यूटेशन है, बहुत ही इजी म्यूटेशन है, ठीक है, मतलब जिंदगियां बर्बाद करती है लेकिन हमें पढ़ने में इजी है, ठीक है। फ्रेम शिफ्ट क्या होता है, अगर तुमको पता है कोडोन क्या होता है तो इजी हो जाएगा। कोडोन क्या होता है, हमेशा 3 अल्फाबेट का ग्रुप होता है, जैसे ए Yes, ma'am. ए, ठीक है। इसको मैं कहूंगी ये एक कोडोन है, हमेशा एमआरएनए का ऐसा स्ट्रैंड बनता है बड़ा सा, अगर ट्रांसक्रिप्शन किसी को याद है, चलो कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, एक ये स्ट्रैंड है, फिर आएगा टीटीजी, ये दूसरा स्ट्रैंड हो गया, फिर आ गया एटीसी, कुछ भी रैंडमली लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये मेरा एक कोडोन है, ये मेरा दूसरा कोडोन है, तीसरा कोडोन है, इसी ऑर्डर में रीड होगा। जब इसको एंजाइम रीड करेगा तो चेन बनेगी, यहाँ पे एक अमीनो एसिड आ जाएगा जो एएजी कोड कर रहा है, फिर एक अमीनो एसिड आ जाएगा जो टीटीजी कोड कर रहा है, फिर एक अमीनो एसिड आएगा जो एटीसी कोड कर रहा है, राइट। तो डिटरमाइन करते हैं ये तीनों एक साथ कि कौन सा प्रोटीन आना है, ठीक है। ओके शिवानी, just give me 1 minute. Ma'am, then how can we know that which allele is responsible? साहिल, इसके बाद बताती हूँ तुझे, ठीक है। तेरा क्वेश्चन बहुत आउट है इससे, जस्ट तेरे को वॉइस नोट पर समझाती हूँ बड़ा सा इसके बाद फिर दूसरी क्लास होगी ना, तो ठीक है। इतनी बात हमें क्लियर है कोडोन की। अब क्या होता है, ये एक फ्रेम होता है पढ़ने का भी, जो कोडोन है ना, इसके आसपास तुम अपने घर का फ्रेम इमेजिन कर लो, ये फोटो है जिसके आसपास फ्रेम लगा है। अगर ये रीडिंग का फ्रेम बदल जाए तो मैं कहूंगी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो गई है, तो मैं अब इसे कैसे पढ़ रही हूँ, इसके दो केसेस बन सकते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में। या तो कुछ ऐड हो जाए तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन एडिशन भी होती है, और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन डिलीशन भी होती है, तो इसके दो टाइप्स हैं, ठीक है। अब ऐड होने से कैसे फ्रेम शिफ्ट हो गया और डिलीट होने से कैसे फ्रेम शिफ्ट हुआ, ये एग्जाम्पल पढ़ेंगे बहुत आराम से। मान लो AAG था और इसमें एक और कोडोन आ गया, पहले नहीं था लेकिन अब एक और नाइट्रोजनस बेस आ गया मेरे पास, कौन सा आ गया, लेट्स से T आ गया, ठीक है। बाकी सब सेम लिखना, TTG, ठीक है, ATC। अब जो एंजाइम है ना वो वैसे ही पढ़ता है जैसे वो पहले पढ़ रहा था, पहले वो लेगा AAG, ठीक है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री ये एक कोडोन है तो एक प्रोटीन बन गया। दूसरा उसने पता ये पढ़ लेना है TTT, भाई साहब इसने ये दूसरा कोडोन बना लिया, और यहाँ पे तो कोई और प्रोटीन आ गया, पहले वाला प्रोटीन नहीं आया। और अब तीसरा क्या पड़ेगा वो देखना, GAT, है ना। यहाँ तो ये तीसरी कैटेगरी का प्रोटोन कोडोन बन गया, तो तीसरी कैटेगरी का प्रोटीन आ गया। होगी पूरी प्रोटीन चेंज बदल गई, जो प्रोटीन बनाना था उसकी जगह कुछ और बन गया। दिस इज नोन हैज फ्रेम शिफ्ट एडिशन म्यूटेशन, प्लस साइन से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ आई बात, पूरा फ्रेम ही बदल गया एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड डालने से। तो मैं यहां लिख सकती हूं फ्रेम शिफ्ट ड्यू टू एडिशन ऑफ 1 एक्स्ट्रा नाइट्रोजनस बेस। क्लियर, Yes, ma'am. है ना। डिलीशन में क्या होगा, इतना लिख लिया सबने, Yes, ma'am. मैम। तो देखो डिलीशन में क्या हो गया, इसी में कुछ डिलीट कर दो, जैसे कि जरूरी नहीं है पहला वाला हो, मैं बस तुम्हें एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। AAG था, बहुत बढ़िया, TTG है, बहुत बढ़िया, और TC, ये बहुत पीछे चलेगी, मैं बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाना, लेट्स से TG and ATC, ये सीक्वेंस है। अब देखो इसमें डिलीट क्या हुआ, AAG से तो मेरा सेम प्रोटीन बन गया, पहला कोडोन है, टाइम लेके बना रही हूँ लेकिन ये तुम्हारा मदद करेगा, पहला प्रोटीन बन गया। अगला फ्रेम क्या है, TGA, पहले क्या था TTG ना, अब TGA है, तो अब जो प्रोटीन आएगा वो डिफरेंट होगा, ये दूसरा प्रोटीन बन गया, रीडिंग फ्रेम बन गया। अब ये भी आगे चला गया, TC अगले वाले किसी के साथ फ्रेम करके कोई तीसरा प्रोटीन बना देगा, तो प्रोटीन की चेन फिर बदल गई ना, बिकॉज ऑफ द डिलीशन ऑफ एक एक्स्ट्रा T। एक T हमने बीच में से निकाल दिया यहाँ पे, इस वजह से हुआ है। देखो यहाँ पर T देखना, जिन बच्चों को भी समझ नहीं आया, देखो ये वाला T है ना, यहाँ पर हट गया। तो जब डिलीशन हो जाए एक नाइट्रोजनस बेस की, उसकी वजह से भी फ्रेम बदल जाता है, हम उसको भी कहते हैं फ्रेम शिफ्ट डिलीशन म्यूटेशन। समझ आई, मैम। एक सेकेंड, नाइट्रोजनस बेस, चलो अब लो इसका स्क्रीनशॉट। Then, ma'am. जय मैम। एनी डाउट,
रेज योर हैंड, कोई डाउट बिंदास होके बोलो। अगर कोई अभी भी बच्चा है जिसको पूरा लेक्चर समझ नहीं आया, कोई बात नहीं यार, बहुत सारे वर्ड थे, क्या हो गया। एक बार जरा ठंडे दिमाग से प्रेजेंटेशन देख के देखना, फिर ट्राई करना, ठीक है। चलो एक सेकंड के लिए मैं रिकॉर्डिंग